नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैथ की, ठीक है, रीजनिंग और आपकी हिंदी, ठीक है, और एक हमारी है मूल विधि। मैथ, रीजनिंग और मूल विधि की वीडियो आपको लगभग 2 से 3 वीडियो मिल चुकी है। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का। तो हिंदी की ये फर्स्ट वीडियो है। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? समास। क्या है दोस्तों? समास। समास एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से यूपी पुलिस में तो खासकर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों? 2 से 3। यूपी एसआई और यूपी पुलिस का जेल वार्डन का जो फॉर्म है आपने फिल किया हुआ है, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे समास के। तो दोस्तों, समास, पहली बात होता क्या है? समास की जो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन है वो है 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कितने शब्दों के मेल को? दोस्तों, ये शब्द जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के तौर पर शब्द कह रहा हूँ। वैसे इनको हम बोलते हैं पद, ठीक है। तो इनको हम पद बोलते हैं। इसमें पद होते हैं 2 प्रकार के। पहला पद होता है हमारा पूर्व पद और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद, ठीक है। पद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला पद पूर्व और दूसरा पद उत्तर। तो पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है? अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि गंगा जल, ठीक है, क्या लिखा? गंगा जल। इसका अगर हम समास विग्रह करें तो इसको लिखेंगे दोस्तों गंगा गंगा का जल, ठीक है। क्या लिखेंगे? गंगा का जल। यानी कि जो ये 2 पद है गंगा और जल, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या करा मैंने? इनका एक शब्द बना दिया, ठीक है। गंगा एक अलग शब्द है और जल एक अलग शब्द है। इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या करा दोस्तों? एक अलग शब्द बनाया। जो इससे हमें प्राप्त हो वो था गंगा जल। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब दोस्तों, हमारे जो समास होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के समास है? समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। पहला हमारा द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा अव्ययी भाव समास, 5वां बहुव्रीहि और 6ठा समास हमारा तत्पुरुष समास। दोस्तों, जो ये तत्पुरुष समास है हमारा, ये समास भी अपने आप में 6 प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो आज की वीडियो में इस समास को हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये फर्स्ट 5 समास जो है, पहले 5 समास, इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में जो इसके 6 प्रकार हैं उनको करेंगे। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहले हमारा करण तत्पुरुष, दूसरा कर्म तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान, ठीक है, संप्रदान, चौथा हमारा अपादान, पांचवा हमारा संबंध, ठीक है, और छठा है हमारा कर्म, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, और 5वां क्या था? अधिकरण, ठीक है। 5वां था अधिकरण। छठा समास था हमारा अधिकरण समास। क्लियर है? तो ये समास जो है कितने प्रकार का है? 6 प्रकार। करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ठीक है। तो पहले आप ये चीज़ लिख लेना कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है समास की। फिर उसके बाद
समास के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार, 6 के 6 प्रकारों के नाम नोट करना। उसके बाद हम बात करेंगे अब इसके पद के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते समास विग्रह, ठीक है। क्या? समास विग्रह। मैंने बताया था समास कितने पद में बटा हुआ है, 2 पद। पहला हमारा पूर्व पद और दूसरा हमारा उत्तर पद। अगर हम विग्रह करें किसका? राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र का, तो इसका विग्रह किस प्रकार करेंगे? पहले हमने लिखा राजा, ठीक है, राज को राजा लिख लो, चाहे कुछ भी लिखो, और यहाँ दूसरा है पुत्र। राजा लिखो या राज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। इसको हम अगर इस तरह से लिखे, राजपुत्र को राजा का पुत्र, तो राजपुत्र और राजा का पुत्र दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं ना भाई। उसने बोला राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब ये है कि राजा का कोई पुत्र है, और यहाँ पर मैंने लिखा विग्रह करके राजा का पुत्र, तो दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप राजा का पुत्र लिखो या फिर राजपुत्र लिखो। क्लियर? अब उसके बाद बात करेंगे अपने समास की। पहला समास हमारा द्विगु समास, ठीक है। कौन सा समास है? द्विगु। अब दोस्तों द्विगु समास में आपको कोई संख्या नज़र आ रही है? अगर हम इसको द्विगु बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर डाल के देखना कि आपको कोई संख्या नज़र आ रही है या नहीं इसमें, द्विगु समास में। अब देखो द्विगु का मतलब द्वि, ठीक है, इसको हम हटा देंगे, हमें सिर्फ जो मतलब रखना है द्वि से। तो द्वि क्या है? एक संख्या, यानी कि 2 को हम बोलते हैं द्वि, ठीक है। किसको बोलते हैं द्वि? 2 को। तो ये क्या है? संख्या। तो इस समास को हम क्या बोलेंगे? संख्यावाचक समास, ठीक है। क्या बोलेंगे? संख्यावाचक समास। क्लियर? तो जो ये समास होंगे द्विगु समास में, जो भी समास आएगा वो क्या होगा? एक संख्यावाचक समास होगा। जैसे कि हमारा नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। तो नव में क्या आया दोस्तों? पहले नौ, ठीक है। नव किसको बोलते हैं हम? 9 को। और दोस्तों या फिर इसको हम संख्यावाचक की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि इस समास को हम गिनती वाला समास भी बोलते हैं। कौन सा? गिनती वाला, ठीक है, गिनती वाला। अब अगला ऑप्शन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा चौराहा, ठीक है। क्या लिखा? चौराहा। तो चौराहा में दोस्तों कौन सी संख्या आई? 4। कौन सी संख्या आ रही है? चौराहा मतलब जिस रास्ते में से 4 रास्ते निकलते, चौराहा इसी को बोलते हैं ना। जैसे इस टाइप से कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो उसी को तो हम बोलेंगे ना चौराहा, यानी कि जिस पॉइंट से 4 रास्ते निकल रहे हों उसे बोलते हैं हम क्या? चौराहा। अब अगला है हमारा एग्जाम्पल, नवरात्रि, ठीक है, नवरात्रि। तो नवरात्रि किसको बोलते हैं? नवरात्रि आपने देखा होगा कि हमारे नवरात्रे आते हैं, ठीक है, उसमें क्या रखते हैं? फास्ट 9 दिन। तो ये वही है नवरात्रि। क्लियर है? तो इसमें कौन सी संख्या आई? 9। अब एक और मैंने एग्जाम्पल ले लिया, त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। इस त्रि के अंदर दोस्तों कौन सी संख्या आ रही है? 3,
कौन सी संख्या आ रही है? 3। त्रिभुज दोस्तों इस टाइप का होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल और हिंदी में बोलते हैं इसको हम त्रिभुज। तो इसमें कितनी भुजा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। जिसकी भुजा 3 होती हैं उसको बोलते हैं हम त्रिभुज। यानी कि जिस कोण की 3 भुजाएं होंगी उसको हम त्रिभुज बोलेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब अगला है हमारा समास, वो है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास। अब उसको देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने सारे समास जो है उनको कवर करेंगे। सिर्फ कौन से समास को छोड़कर आज? तत्पुरुष समास को। द्वंद्व समास, ठीक है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है दोस्तों? दोनों पद, कौन से पद? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा समास है जिसको हम, यानी कि विपरीत, विलोम शब्द पढ़े ना आपने? विलोम शब्द, ठीक है। ये समास उसी से ही रिलेटेड है। यानी कि इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे। जैसे कि हमने लिखा रात का दिन, ठीक है। रात दिन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे जैसे आगे पीछे हो गया, सुख दुख हो गया। तो इस प्रकार के माता पिता हो गया, तो यानी कि माता पिता। तो ये जो समास है हमारा, ये किससे रिलेटेड है? विलोम शब्द से, यानी कि विपरीत शब्द, एक का विपरीत। जैसे मैंने लिखा भाई, ठीक है। तो भाई का विपरीत क्या होगा? बहन। किसका? भाई का विपरीत क्या होगा? बहन, ठीक है। तो ये समास जो है एक विपरीत समास है। क्लियर है? ये जो मैंने चीज़ें बताई नहीं, ये सिर्फ दोस्तों ट्रिक वाली है। अगर आप ये चीज़ अगर याद रखोगे, दोनों पद प्रधान होते हैं या पहला पद प्रधान होता है, तो ये सब चीज़ें बेकार है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है? ट्रिक समझनी है। ट्रिक समझोगे तो आपको क्या होगा? एग्ज़ाम में अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो द्वंद्व समास हमारा ये भी हो गया, ये भी हमें समझ में आ गया कि ये समास जो है किस प्रकार का होता है। अब उसके बाद आता है हमारा अगला समास। कौन सा है हमारा? क्रमधारय समास, ठीक है। कौन सा है? क्रमधारय, क्रमधारय समास। तो क्रमधारय समास में दोस्तों आपको ये चीज़ चेक नहीं करनी है कि इसका पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चेक करनी। इसमें हमें क्या करना है? इसमें देखना है और जो, ठीक है। ये शब्द दोनों लगाकर हमें इसका अर्थ चेंज करना है। अगर हम इसका अर्थ चेंज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोई अर्थ बन रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने लिखा नील गगन, ठीक है। नील गगन। अब दोस्तों अगर मैं इस नील गगन में इसका समास विग्रह करूं और उसमें इन दोनों को ऐड करूं, किसको? है और जो को, तो क्या मुझे इसका आंसर मिलेगा सही या नहीं? नील, नील को हम लिखेंगे नीला है जो गगन, ठीक है। क्या लिखा मैंने? नीला है जो गगन। जो गगन नीला होता है उसको हम क्या बोलेंगे? नील गगन। क्लियर? समझ में आया? अब उसके बाद हो गया हमारा अगला एग्जाम्पल महासागर, ठीक है। महासागर। अब महासागर को हम क्या लिखेंगे समास विग्रह करके? इसका महान है जो सागर, ठीक है। क्या लिखा? महान है जो सागर, यानी कि जो सागर महान होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, महासागर। अगर आप ये चीज़ रटोगे कि पहला पद प्रधान, दूसरा, ठीक है, पद प्रधान, तो ये सारी चीज़ें पूर्व पद या उत्तर पद जो हमारे होते प्रधान, अगर इन चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज में रहोगे। बस ट्रिक याद कर लो, है जो, जिसमें हमें है जो से हमारा उत्तर प्राप्त होगा वो आएगा हमारा क्रमधारय समास। कौन सा समास आएगा, क्रमधारय समास। अब दोस्तों एक और ले लेते हैं, कुपुत्र। क्या लिया हमने, कुपुत्र, यानी कि कु है जो पुत्र, ठीक है। कुपुत्र क्या होता है, एक होता है हमारा सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। सुपुत्र वो होता है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, और कुपुत्र क्या होता है, जो निठल्ला रहता है, कोई काम काज नहीं करता, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं कुपुत्र। तो कु है जो पुत्र, ठीक है, कु है जो पुत्र, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कुपुत्र। क्लियर है। तो ये जो समास है हमारे, इनका विग्रह करके देखोगे, अगर आप उसमें है जो लगाकर देखो, तो आपको अगर लगता है कि हाँ है जो लगाने से हमें सही उत्तर प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसको बोलने से कुछ अलग ही फीलिंग आएगी, ठीक है, आपको बोलते ही पता लगेगा कि हाँ इसका कुछ संबंध बन रहा है, कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है, तो वो हमारा आएगा क्रमधारय समास के अंदर। अब अगला समास हमारा कौन सा, अव्ययी भाव। कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों, इस समास में हमारा जो पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान। कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब पहले वाला, ठीक है, पहला पद। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आमरण, ठीक है, मैंने आमरण लिखा, अगर मैं यहाँ से आमरण में से ये आ हटा दूँ, ठीक है, तो ये क्या रह गया, मरण। अगर मैं इसकी जगह मरण के सामने आ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, आमरण। तो इन दोनों को अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, चेंज होगा या नहीं होगा। अगर मैं आमरण को मरण लिखूँ सिर्फ, ठीक है, मरण, तो क्या होगा, मरना। और आमरण क्या होता है, ना मरने वाला, ठीक है। अब अगला है एग्जाम्पल, हर रोज। क्या है, हर रोज। इससे समझना, हर रोज का मतलब डेली डेली। अगर मैं हर रोज में से हर को हटा दूं, ठीक है, हर को हटा दूं तो क्या होगा, रोज। क्या रह जाएगा, रोज। अब रोज का मतलब ये नहीं पता कि रोज में क्या है, ठीक है। हर रोज का मतलब मैं बोलूं कि मैं हर रोज सुबह उठकर पढ़ता हूं, तो मैंने हर लगाकर इसका क्या है, अर्थ बिल्कुल चेंज कर दिया, और यहाँ मैंने बोला कि रोज पढ़ता हूँ। अब रोज का मतलब तो ये है कि मैं पढ़ता तो पर टाइम नहीं पता, ठीक है, तो इसमें मैंने बोल दिया कि मैं हर रोज सुबह उठकर पढ़ता हूँ। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और है कि एक ही शब्द, एक शब्द दो बार प्रयोग होगा, ठीक है, एक शब्द का दो बार प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिखा रातों रात, ठीक है, क्या लिखा मैंने, रातों रात। रातों रात यानी कि रात का मतलब, रात हमारा दो बार प्रयोग हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि वो रातों रात अमीर हो गया या रातों रात ही बर्बाद हो गया, तो क्या आया, एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ, यानी कि एक ही पद हमारा जो है दो बार प्रयोग हुआ। अब दूसरा लिखा हमने एग्जाम्पल, हाथों हाथ। अब भाई हम कोई काम कराने जाते हैं, ठीक है, कहीं भी गए कोई काम कराने गए, भाई एक तो ये होता है कि वो हमसे बोल देता है
कि आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आना। जैसे मान लिया कि हम किसी टेलर के पास गए अपने कपड़े सिलवाने, उसने हमसे बोला कि भाई आप ऐसा करना 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आ जाना। मैंने बोला नहीं यार मुझे कुछ काम है, तो मुझे आप हाथों हाथ सिल कर दे दो। तो क्या बोला मैंने, हाथों हाथ। तो एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होगा किसके अंदर, अव्ययभाव समास के अंदर। और इसमें क्या है, पहला पद, ठीक है, यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा। अगर हम पूर्व पद को हटा दें तो उसका पूरा का पूरा अर्थ जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास में ना ही तो कोई पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही कोई उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। इस समास के अंदर कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें है कि 2 पद यानी कि 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। क्लियर। 2 पद मिलकर या 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा कि नीलकंठ, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर नीलकंठ। अब दोस्तों इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, नीला है जो कंठ। ठीक है, नीला है जो कंठ। क्लियर। ये भी लिख सकता हूँ ना मैं इसमें कि नीला है जो कंठ। और नीलकंठ का मतलब क्या होता है, नीलकंठ का मतलब है कि शिव। ठीक है, जो हमारे शिव भगवान है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नीलकंठ। क्यों, क्योंकि उनका जो ये कंठ होता है, ये गले में ये कंठ होता है, वो कैसा था, नीला। क्यों, क्योंकि उन्होंने अमृत मंथन के बाद जो विष था उसको पी लिया था और उस विष को अपने कंठ के अंदर जमा कर लिया था, तो इसलिए उनको बोला जाता है नीलकंठ। क्लियर। अब एक चीज़ और लिखना दोस्तों, अगर हमारा बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि समास कर्मधारय और एक समास है हमारा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई सा भी, जैसे यही ले लिया मैंने नीलकंठ वाला। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें हमारा कर्मधारय समास भी आ रहा है और दूसरी तरफ से हमारा बहुव्रीहि समास भी आ रहा है। ठीक है, दोनों समास निकल रहे हैं इस नीलकंठ से। अगर कोई ऐसा आपके पास शब्द आ जाए जिसमें बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, ठीक है, तीनों में से 2 समास निकले या तीनों समास का ही संबंध निकले एक ही शब्द से, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देनी है वो देनी है हमें कौन से समास को, बहुव्रीहि समास को। ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों के पास आ जाए कि एक समास का मतलब यानी कि कोई भी शब्द है वो हमारा 2 समास को रिलेट करता है, ठीक है, जैसे बहुव्रीहि और कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि या द्विगु समास, ठीक है, इनको रिलेट करता है, तो हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देनी है वो देनी है बहुव्रीहि समास को। अगर आप बहुव्रीहि समास की जगह कर्मधारय या द्विगु समास लगाकर आ जाओगे तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा माइंड में रखनी है कि कहीं चेक करना कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, इन समास के अंदर आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कहीं बहुव्रीहि समास की संभावना तो नहीं है। अगर बहुव्रीहि समास की संभावना होती है इन दोनों समास के अंदर तो आप सीधा बहुव्रीहि समास को टिक करके आना। अब एग्जाम्पल और ले लेते, 2-4 एग्जाम्पल और। पहला तो लिया था मैंने नीलकंठ, ठीक है, उससे पता लगा शिव जी, नीलकंठ बोलते हैं हम शिव जी को। उसके बाद आता है पीताम्बर,
पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर हम किसको बोलते हैं? पीताम्बर बोलते हैं हम कृष्ण जी को। किसको? कृष्ण जी। ठीक है, पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीले वस्त्र धारण करने वाला। तो पीले वस्त्र जो है वो कौन धारण करता था? कृष्ण जी। क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारे पास दशानन। दशानन, ठीक है, दशानन का मतलब, दशानन का मतलब होता है कि जिसके 10 सिर है। तो दोस्तों 10 सिर किसके थे? किसके थे 10 सिर? रावण के। तो रावण के 10 सिर थे, तो दशानन का अर्थ होगा रावण। तो दोस्तों दो पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करे या किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करे तो उसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्लियर है। अब एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र, यहाँ पे मैंने लिख दिया त्रिनेत्र। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है कि तीनों समास में से पहला तो हमारा बहुव्रीहि, ठीक है, उसके बाद हमारा द्विगु और फिर हमारा तीसरा क्रमधारय समास। ठीक है, अब इन तीनों समास में से कौन सा समास लगाया जाएगा इसके लिए? अब देखो, अगर मैं संख्यावाचक की तरफ से चलूँ यानी कि द्विगु समास की तरफ से चलूँ तो इसमें त्रि का मतलब क्या है? 3। तो ये हमारा द्विगु समास के अंदर भी आ रहा है। अगर मैं कर्मधारय की तरफ से चलूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 3 है जो नेत्र। ठीक है, 3 है जो नेत्र, तो उसमें भी हमारा कर्मधारय समास आ जाएगा। और बहुव्रीहि समास के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है? शिव जी। ठीक है, 3 नेत्र किसके हैं? यानी कि 3 आंखें जो हैं वो किसकी हैं? शिव जी की। क्लियर दोस्तों, समझ में आया ना? अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएँ। खत्म। मोटी सो गई थी।